ऑलराइट, चलिए आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। हाँ जी, चलिए हमारा केल्विन साइकिल वाली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी स्टार्ट करने के पहले आप मुझे एक दो चीज बता दीजिए जो हमने पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ माय साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में। आप मुझे बताइए, अगर मेरा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चल रहा है, अगर मेरा साइक्लिक चल रहा है, तो क्या उसके अंदर मुझे O2 रिलीज होते हुए मिलेगा? नो सर। नो नो आप नहीं मिलेगा। मुझे बताओ कि क्यों नहीं मिलेगा? वहां पे साइक्लिक में O2 आपका रिलीज क्यों नहीं होगा? सब क्योंकि वाटर ब्रेकडाउन वाटर ब्रेकडाउन नहीं होता वहां पे। वाटर ब्रेकडाउन क्यों नहीं होता? PS2 उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। राइट, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। आपका PS2 आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। राइट, आपका फोटो सिस्टम 2 आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, और क्योंकि आपका वो इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई चांस नहीं कि आपके यहाँ पे वाटर ब्रेकिंग आपके यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या नॉन साइक्लिक के अंदर मुझे एटीपी फॉर्मेशन मिलता है? नॉन साइक्लिक में यस सर यस सर मिलेगा। नॉन साइक्लिक में सब कुछ मिलेगा, एटीपी, एनएडीपीएच, वाटर ब्रेकिंग, सब कुछ आपका होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साइक्लिक के अंदर ऐसा नहीं होता। साइक्लिक के अंदर सिर्फ आपको एटीपी मिलेगा और आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, सो अब मैं आपसे बोलूंगा, साइक्लिक के अंदर क्या मुझे एनएडीपीएच बनते हुए आपको मिलेगा? नो सर। नहीं मिलने वाला। एनएडीपीएच भी वहां पे बनते हुए आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स माइट बी ट्रू थिंग। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये बात आप लोग जानते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केल्विन साइकिल। यहाँ पे हमने क्या किया था, हम CO2 को लाए थे। यहाँ पे CO2 को हमने कंबाइन करा था RBB के साथ, और आपको यहाँ पे मिला था एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। यू एक्चुअली फाउंड ओवर हियर 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये जो 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है, जैसे कि लिखा हुआ है वहां पे, इट्स अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये ज्यादा टाइम तक वैसे रहेगा नहीं और ये आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका ये ब्रेकडाउन होगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल ब्रेक इटसेल्फ डाउन, और एक आपको स्टेबल चीज यहाँ पे आपको मिलती है। तो जब आपका ये ब्रेकडाउन होता है, सो यू विल गेट समथिंग लाइक माई 3-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate। ठीक है, इसको हम इवन लिखते हैं एज अ 3PGA। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आप से बोल सकते हो। देखो, ग्लिसरेट भी आप बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो इवन एज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिल्कुल सी बात है। और इसे शॉर्ट में हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ 3PGA। ठीक है, ये 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब यहाँ पे ये कि ये थर्ड कार्बन में ना फॉस्फेट लगा हुआ है। दैट्स व्हाट इट मींस। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखना। आपके पास थे यहाँ पे 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। ये आपका ब्रेक हो जाता है, ये क्योंकि अनस्टेबल है तो ये जल्दी आपका ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही आपके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 3PGA। और 3PGA अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कितने मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2। एक बात याद रखना कि एक 3PGA जो आपका है यहाँ पे, ये बना होता है 3 कार्बन से। 1,3-phosphoglyceric acid या 1,3-phosphoglycerate इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स। याद रखना, ये 3 कार्बन एटम से बना हुआ होता है। और आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे? ये टोटल ये मिलेंगे आपको यहाँ पे 2। सो जैसे ही आपका 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल आपका ब्रेक होगा, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। और याद रखना, एक PGA आपका बना होता है 3 कार्बन एटम से। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक PGA बना होगा पे 3 कार्बन एटम से। तो ये आपको 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, अब क्या होता है आफ्टर दैट, आई विल गेट टू सी कि मेरा जो 3PGA है, 3-phosphoglycerate, इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। ये किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, और ये अब आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर 1,3-phosphoglycerate। 1,3-phosphoglycerate। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मेरा जो 3PGA था, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू 1,3-phosphoglycerate। तो ये बात आप याद रखना कि 1,3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो मेरा यहाँ पे 3PGA। अब ये जो मॉलिक्यूल आपका होता है, ये भी 3 कार्बन से बना हुआ ही होता है। और याद रखना, आपके पास थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA,
आपके पास से 2 मॉलिक्यूल ऑफ योर पीजी है, ये 2 मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट होंगे इनटू योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 का मतलब यहाँ पे क्या है? 1,3 का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, पहले और तीसरे कार्बन पे वहां पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है यहाँ पे, सो दैट मींस थर्ड कार्बन पे मेरा वहां पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो आप इस नाम को समझो, 1,3-बायफॉस्फो, बायफॉस्फो मतलब 2 फॉस्फेट वहां पे आपके लगे हुए हैं। अब ग्लिसरेट के ऊपर अगर 2 फॉस्फेट लगे होते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। याद रखना 3 पीजीए, सॉरी पीजीए जो आपको मिले तो आप कहते हैं यहाँ पे 2, अब आपको यहाँ पे मिल जाए आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। नाउ यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये आपको अब यहाँ पे मिल गया। तो आपका इस तरीके से आपका साइकिल यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट है ये भी कन्वर्ट होगा किसी चीज में। सो नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू समथिंग नोन एज माय G3P। अब G3P क्या स्टैंड करता है? G3P स्टैंड करता है ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट। G3P स्टैंड्स फॉर योर ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ये बात आप याद रखना कौन क्या स्टैंड करता है, तो याद रखना जो आपका पीजी होता है, जो आपका पीयर दैट इज माय, सॉरी जो मेरा पीजी होता है दैट इज माय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए स्टैंड फॉर माय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और याद रखना ये बना होता है 3 कार्बन आइटम से, ठीक है। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है मेरा यहाँ पे इनटू योर 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, बायफॉस्फोग्लिसरेट। याद रखना ये भी एक मॉलिक्यूल बना होता है मेरे 3 कार्बन आइटम से। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ माय 3 कार्बन आइटम्स। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले पे फॉस्फेट लगा हुआ है और तीसरे पे आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम उसे बोलते हैं 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। और उसके बाद जो आपको मिलता है यहाँ पे दैट इज माय G3P। G3P स्टैंड करता है ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट। दैट इज व्हाट माय G3P स्टैंड फॉर। और ये भी आप याद रखना, ये भी आपका बना होता है आपके 3 कार्बन आइटम्स है। दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ माय 3 कार्बन आइटम्स। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद कि आपका 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू योर ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे? इसके 2। अगेन आप 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो क्या पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको सब क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक CO2 मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पे अभी तक बनाए हैं मेरे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको। सो इतना आप याद रखना, ये नाम कैसे यहाँ पे देखे रखे हुए हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज मेंशन करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी, जब एक CO2 आया तो आपको मिले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब आप मुझे बताइए, एक तो अभी आपने ये चीज अभी याद रखी आपने, अभी मुझे आप ये बताइए कि एक शुगर मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन आइटम्स होते हैं? 6। याद रखना, एक शुगर मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर मैं बोलूं आपको एक ग्लूकोज के अंदर आपको मिलते हैं आपके 6 कार्बन आइटम्स। आपके 6 कार्बन आइटम आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे याद रखना, राइट। अब आपको यहाँ पे एक और चीज समझनी है। अब वापस से ध्यान से देखिए, एक CO2 जब आया तो मुझे मिले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। तो आप मुझे बताइए कि अगर मेरे 3 CO2 मॉलिक्यूल्स अगर साइकिल रन करते हैं, मतलब एक के बाद एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, अगर मेरे 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आते हैं तो मुझे कितने G3P मिलेंगे? 6. कितने मिलेंगे? अरे 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 ऐसे कैसे बेटा, ऐसे ऐसे आप तो कुछ बोल ही रहे। मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक CO2 से मुझे मिलते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, आई गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ माई G3P, राइट। तो अगर 3 मॉलिक्यूल आएंगे मेरे CO2 के, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितने G3P? 6 3 2 6, यस बिल्कुल सही आंसर है आपका, 6 G3P मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सो आई गेट 6 G3P मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ रही है आपको? क्या इतनी चीज क्लियर है आपको यहाँ पे? Yes sir. Yes sir. Yes. बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो यहाँ एक बात मेरी ध्यान से समझो, इस चीज को मैं अलग से कॉर्नर करता हूँ। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखो आरबीपी था आपका यहाँ पे, स्ट्रोमा में CO2 आया, कंबाइन किया, क्या मिला आपको यहाँ पे? 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? 3 फॉस्फोग्लिसराइड। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? 1,3 बायफॉस्फोग्लिसराइड, और फिर वो कन्वर्ट हुआ इनटू माय ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपका साइकिल हमने यहाँ तक रन किया है। अब आप एक चीज याद रखना कि अगर आप साइकिल रन कर रहे हो तो एक टाइम बाद पता है क्या होगा? आपके स्ट्रोमा के अंदर जितने भी आरबीपी है वो सारे खत्म हो जाएंगे। आपके स्ट्रोमा के अंदर जितने भी आरबीपी है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको आरबीपी भी आपको वापस बनाना है, आपको आरबीपी भी आपको वापस बनाना होता है। तो एक चीज याद रखना कि जितने भी आपके G3P बनते हैं, जितने भी आपके G3P बनते हैं, तो समझो कि मैंने यहाँ पे 3 CO2 मॉलिक्यूल यूज किया। समझो कि मैंने यहाँ पे 3 CO2 मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे यूज किया। अगर मैं 3 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे सारा मेरा नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलेंगे, है ना? आई विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। यहाँ पे भी सब 6 हो जाएगा। ओवर हियर ऑल्सो आई विल गेट टू से एवरीथिंग विल बिकम 6 ओवर हियर। ये भी मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये भी मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलते हैं, अब ये बात ध्यान से सुनना, जब आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आपको यहाँ पे मिलेंगे तो इसमें से एक आप संभाल के रख लोगे, एक आप संभाल के रख लोगे। सो वन ऑफ देम वी विल कीप देम एज अ काम का। सो एक आप संभाल के रख लेते हो। सो ग्रीन कलर से हम यहाँ पे टैग करते हैं कि एक आपने, एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P आपने अपने पास रख लिया, और जो बाकी के 5 थे, बाकी के 5 आप यूज करते हो टू फॉर्म आरबीपी। बाकी के 5 आप यूज करोगे टू फॉर्म द आरबीपी। ठीक है, एक बार मेरी बात वापस से ध्यान सुनो कि आपके 6 G3P आपको यहाँ पे मिले थे, 6 में से एक आपने संभाल के अपने पास रख लिया, और बाकी के जो आपके 5 थे यहाँ पे उनको आपने भेज दिया ऊपर टू फॉर्म द आरबीपी। अब आप ये बात मुझे बताइए, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से इस बात को देखिएगा, अब मुझे बताइए आपका जो एक सिंगल आरबीपी होता है उसमें कितने कार्बन लगे होते हैं? 5 6 5 होते हैं, 5 होते हैं आरबीपी के अंदर, 5 कार्बन लगे होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन लगे होते हैं, राइट। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P अगर मैं यूज कर रहा हूं आरबीपी बनाने के लिए, तो कितने कार्बन आइटम्स इसके अंदर होंगे टोटल? 5 G3P के अंदर कितने कार्बन होंगे? कंफ्यूज हो गए आप लोग? 10 हो गए कंफ्यूज? मैंने कंफ्यूज, वेरी गुड। देखिए मेरी बात, अच्छा सुनो मेरी एक बात बताओ, एक G3P के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 3 होते हैं ना, 3 कार्बन आइटम होते हैं यहाँ पे, राइट? Yes sir. होते हैं। अगर एक G3P के अंदर 3 कार्बन आइटम होते होंगे तो 5 के अंदर कितने होंगे? 15 बात है, 15 कार्बन आइटम्स होंगे यहाँ पे, टोटल 15 कार्बन आइटम्स है। तो अब आप मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं 5 G3P को यूज करूंगा तो मैं कितने आरबीपी बना सकता हूँ? 3 3 ही बना सकता हूँ, 15 है ये, और 15 कार्बन आइटम से मैं 5 के 3 ही बना पाऊंगा। सो आई विल बी एबल टू मेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरबीपी यहाँ पे। क्या बात, सच्ची बताओ, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सच्ची बताओ आप लोग। एक बार बता दो दोबारा। हाँ एक बार फिर सुन लो। देखो यहाँ पे होता क्या है, हाँ जी, एक आरबीपी जो आपका होता है वो आपका होता है 5 कार्बन आइटम से। हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला कि हमने हमारे जब 6 G3P बने थे तो एक को मैंने संभाल के अपने पास रख लिया, राइट, और बाकी 5 जो थे मैंने उन्हें ऊपर भेज दिया ताकि मैं आरबीपी बना सकूं। तो अगर मैं 5 G3P को ऊपर भेज रहा हूं
तो अगर एक G3P के अंदर होते 3 कार्बन आइटम तो 5 में कितने होंगे टोटल? 5 में होंगे 15। अगर मेरे पास एक G3P के अंदर 3 कार्बन आइटम है, अगर मैं 5 के ऊपर भेज रहा हूँ कि यार तुम जाके RBP बनाओ, तो मैं टोटल कितने कार्बन आइटम का मॉलिक्यूल भेज रहा हूँ? 15 भेज रहा हूँ मैं कार्बन आइटम, है ना। अब आप क्या, Yes, sir. अब आप यहाँ पे क्या करते हो? अब आपसे पूछा गया है कि अगर मैं आपके पास 5 G3P है तो आप कितने RBP बना पाओगे? तो आप कहते हो मुझे 3। क्यों 3? क्योंकि 15 है ना आपके पास कार्बन आइटम। अगर 15 कार्बन आइटम है तो आपके सिर्फ 3 ही RBP बन पाएंगे, क्योंकि एक RBP आपका बना होता है 5 कार्बन आइटम से। सो दिस इज द कैलकुलेशन वाला पार्ट जो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये बात सबको क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Sir, sir. आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं? क्या बेटा वो वापस बोलना? सर जो आपने पहले बताया वो आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब जो इससे पहले जो प्रोसेस बताई थी आपने 6 कार्बन जो अनस्टेबल होते हैं ना, तो उसको रिपीट कर सकते हैं एक बार? 6 कार्बन अनस्टेबल है आपके यहाँ पे, जो आपका कंपाउंड यहाँ बना दैट्स अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। ये कन्वर्ट किया जाता है, ये ब्रेक होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड आपका ब्रेक होगा और आपको देगा आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। आपको मिलते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। एक CO2 से आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने 3 लिखे हुए, लेकिन एक CO2 से आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और वही PGA आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट, राइट। वही 2 मॉलिक्यूल आपके कन्वर्ट होते हैं इनटू 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट और 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट विल कन्वर्ट इनटू योर G3P। G3P स्टैंड करता है ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। G3P स्टैंड फॉर योर ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होगा? अब जब आपको याद रखना है कि जब आपके 3 CO2 मॉलिक्यूल आते हैं तो आपके कितने बनेंगे? G3P 6 बनेंगे। 6 में से आपने क्या किया? एक संभाल के रख लिया, आपको एक आपने संभाल के रख लिया अपने पास, और बाकी 5 को यूज किया टू फॉर्म द राबुलोस बिसफॉस्फेट। और ये बनाना जरूरी है, ये बनाना जरूरी है, नहीं तो ये खत्म हो गया तो साइकिल ही बंद हो जाएगा। तो इसको रीजनरेट करना आपका यहाँ पे हमेशा जरूरी काम होगा, ठीक है। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट ने कितने मॉलिक्यूल G3P अपने पास बचा के रखे, उसने संभाल के अपने पास कितने रखे हैं प्लांट ने? 1. G3P था जिसने संभाल के रख लिया। ये प्लांट बोला कि यार ये तो मैं अपने पास रखा हूं, इसे मैं जाने सब कुछ ध्यान दूंगा तो कैसे चलेगा? इट हैज बीन स्टोर्ड। अब मुझे बताओ एक G3P के अंदर कितने कार्बन आइटम होते हैं? 3. 3. राइट। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6. 6 होते हैं। ग्लूकोज में आपको जाते हैं 6 कार्बन आइटम, ठीक है। ग्लूकोज में 6 होते हैं, तो अभी तो और 3 चाहिए ना मैं। तो प्लांट क्या बोलेगा? प्लांट को याद आएगा ये तो 3 ही है मेरे पास, अभी और साइकिल रन करना पड़ेगा। तो याद रखना अब होता क्या है। अब मुझे बताओ, या तुम लोग खुद बता सकते हो, और 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब तुम सोचो और 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वापस चीजें 6 PGA बनेगा, 6 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और वापस 6 बनेगा G3P, है ना। तो एक बार फिर अगर 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आए आपके तो वो पता है क्या करेगा? एक बार फिर वो G3P को एक और बचा के साइड में रख लेगा। समझो इस बात को, जब वापस से 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मेरा प्लांट क्या करेगा? एक और G3P को पकड़ेगा और उसे बचा के अपने पास रख लेगा, राइट। तो आपको याद यहां पे ये रखना है कि आपका केल्विन साइकिल के दौरान 6 बार CO2 साइकिल रन करेगा। 6 CO2 आर रिक्वायर्ड। 6 CO2 मॉलिक्यूल आपको चाहिए होते हैं केल्विन साइकिल के दौरान। जब 6 CO2 मॉलिक्यूल आप यूज करते हो केल्विन साइकिल के टाइम पे, व्हेन यू यूज द 6 CO2 मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल, तो याद रखना वो करने के बाद आप क्या करते हो? आप बचाते हो अपने लिए, यू सेव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। तुम अपने लिए बचा के कितने रख रहे हो? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। और बाकी सारे आपने क्या किए? बाकी सारे आपने क्या किया? बाकी सारे आपने यूज किए टू रीजनरेट RBP, ठीक है। एक बार फिर आपको ये वापस से बताता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर आपको बताऊंगा। वैसे बताओ यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा मैथ्स आ गया बेटा, आप लोग तो एकदम परहेज करने लगे इसके साथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 CO2 आए। अब सिंपल सी बात है, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 6 CO2 केल्विन साइकिल रन करेंगे तो ये कितने ग्लिसराइलडिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेंगे टोटल? 2. ना वैसे मत बनाओ, ऐसे टोटल बताओ। टोटल अगर 3 CO2 आ रहे हैं, 18. हाँ जी ठीक है, राइट। सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी, ओके।
अगर मेरे 3 CO2 आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, ऐसे कैलकुलेट कर लो ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको तो एक चीज याद रखो, जब एक CO2 आता है तो मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसराइल डाइट 3-फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मुझे यहाँ पे मिलते हैं, है ना। जब एक CO2 मेरा आता है तो दैट इज व्हाट आई बी एबल टू गेट। अगर मेरे 6 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो मुझे कितने मिलेंगे, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 molecules I'll get G3P, 12 molecules of G3P I'll be able to get over here, right? अब जब आपको ये 12 मिलते हैं ना तो याद रखना 12 में से 2 निकाल के आप अपने पास रखते हो, 12 में से 2 G3P आप निकाल के अपने पास रखेंगे। एक बात याद रखिए वापस से, इन 12 में से आप क्या करोगे, यू विल कीप 2 molecules of G3P अपने पास, इसको आप संभाल के अपने पास रख लोगे, और बाकी के 10 उनको आप क्या करोगे, आरयूबीपी में बिल्कुल सही, बाकी के 10 G3 को आप यूज कर सकते हो आरयूबी बनाने के लिए, इनको आप यूज करो अपना आरयूबीपी बनाने के लिए। और ये जो 2 हमने बना के रखे थे ना, कितने कार्बन आइटम होंगे इसके अंदर, इस जो G3P के अंदर कितने कार्बन आइटम होंगे, 6। और आपको चाहिए कितने, 6 चाहिए होते आपको एक ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट। तो आपने 6 को यहाँ पे बचा लिया, जैसे आपने 6 को यहाँ पे बचा लिया, आपको यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना दिखाना है कि अब इनको यूज करके हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बस इतना आपको याद रखना है कि इसको यूज करके हम यहाँ पे हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो आपको एक चीज दिमाग में आप फिट कर लो कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे 6 CO2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, और 6 बार आपका साइकिल रन करेगा। ऐसा नहीं कि 6 के 6 एक साथ आते हैं, एक CO2 आएगा वो साइकिल रन करेगा, दूसरा आएगा वो रन करेगा साइकिल, तो एक एक करके आएंगे, तो 6 बार आपको साइकिल रन करना पड़ता है, और आपको 6 CO2 मॉलिक्यूल आपको यूज करने पड़ते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ CO2 इज यूज्ड इज गोइंग टू बी 6, और जब आप 6 CO2 मॉलिक्यूल आप रन करते हो केल्विन साइकिल के अंदर, तब जाके आपको आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलता है, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? लोग सच्ची बताना, अगर कोई गड़बड़ हो तो बता दो अभी से, ठीक है, ये बात भूलना मत, ये सब याद रखना। बता दो। हाँ जी बेटा, कौन सा पार्ट बताना है बता दो, कौन सा पार्ट बताना है बता दो। जो अभी बताया लास्ट वाला। लास्ट वाले में देखो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले में एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बहुत दिमाग का दही है नहीं आपका इसके अंदर। एक सिंपल सी बात याद रखना कि जब आपका एक CO2 मॉलिक्यूल साइकिल आपका रन करता है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने मिलते हैं ग्लिसराइल डाइड 3-फॉस्फेट, हाउ मेनी ग्लिसराइल डाइड 3-फॉस्फेट यू गेट। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate is something I am going to get, right? ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रन करेंगे साइकिल को, तो मुझे क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे मुझे G3P, 6 to the 12, so I get 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, इतना आपको पता चल गया। अब जब आपका प्लांट 12 मॉलिक्यूल बनाता है तो सबके सब यूज नहीं करता वो शुगर बनाने के लिए, याद रखना, ऐसा नहीं करते आप लोग। जो 12 बनाता है, क्योंकि आपका प्लांट समझदार है, वो जानता है कि हमें आरयूबीपी बनाना है। सो जब आपके 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं तो याद रखना 12 में से 10 मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P विल बी यूज्ड टू फॉर्म आरयूबीपी। ये बनाना है तो ये बनाने के लिए आप उसे यूज करोगे 10 को, और बाकी जो 2 मेरे यहाँ पे रह गए, बाकी जो मेरे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रह जाते हैं मेरे G3P के, इनको मैं यूज करूंगा टू फॉर्म माय खाना। यस, प्लांट अपना इससे बनाएगा अपना खाना, जिससे पूरी अर्थ काम करती है, राइट। सो दैट इज दैट, इतना ही वो यूज करेगा अपना ग्लूकोज बनाने के लिए। क्योंकि आप जानते हो कि अगर जो 2 G3P है तो मेरे 6 कार्बन आइटम टोटल हो जाते हैं मेरे पास गिन के, 3+3, तो मैं बना सकता हूँ अपना खाना, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग टू बी क्लियर टू यू। अब एक चीज आप यहाँ पे एक और याद रखो, आपका CO2 आया, पहले आपका कंपाउंड बना वो अनस्टेबल था, तो स्टेबल कंपाउंड आपका कौन सा, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड आपका कौन सा है, तो आपका क्या आंसर क्या होगा? जब ग्लूकोज बनेगा तो वो खाओगे तुम लोग सबके सब। जब मेरा CO2 आ रहा है, अरे बाबा सुनो मेरी बात ध्यान से, आरयूबीपी के साथ वो कंबाइन कर रहा है। CO2 आया मेरा, सुनो मेरी बात, CO2 आया, CO2 कंबाइन कैसे करेगा?
RUBP के साथ कंबाइन करेगा, और इसे कंबाइन करने में मदद कौन करेगा? रूबिस्को रूबिस्को मेरी मदद करेगा। रूबिस्को। तो जब ये आरबी के साथ कंबाइन करता है रूबिस्को की मदद से, इट विल फॉर्म 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अभी जो मेरा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तो अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होके बना के देगा आपको यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड। दिस विल गिव मी अ मच मोर स्टेबल कंपाउंड। और जो मेरा स्टेबल कंपाउंड, मुझे सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड मुझे क्या मिला साइकिल का, बताओ मुझे। 3-phosphoglycerate 3-phosphoglycerine 3-phosphoglycerate या 3-PGA इज माय फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो मुझे यहाँ पे मिला। तो ये जो आपका इवेंट होता है ना, इतना वाला इवेंट जहां पे आपको 3-PGA आपको यहाँ पे मिलता है, दिस इवेंट ओवर हियर, यहाँ तक वाला इवेंट, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्बन फिक्सेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन अगर लिखा हुआ आपको मिले कि कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना, जब आपका 3-PGA बन जाता है, जब आपका 3-PGA बन जाता है, दैट्स अ स्टेबल कंपाउंड, इस इवेंट को बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्बोक्सिलेशन, राइट। अब उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका 3-PGA कन्वर्ट होगा आपका 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और वो कन्वर्ट होता है आपका यहाँ पे 1,3 इट विल कन्वर्ट टू ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट। अब ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का इवेंट होता है ना, यहां से लेके आपका यहां तक का जो आपका इवेंट है, इस इवेंट को हम बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि आपका यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिडक्शन। दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। सो कहां से लेके कहां तक, 3-PGA से लेके मेरा ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट तक, ये वाला जो मेरा यहाँ पे इवेंट होता है, इतने जो मेरे पाथवे है, इस पाथवे को मैं कहता हूं यहाँ पे एज अ रिडक्शन। ये बात याद रखना। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो मेरा 3-PGA, ये जो मेरा ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट मुझे यहाँ पे बनता हुआ मिलता है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ मैं यूज करता हूँ टू रिफॉर्म द RUBP। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स में यूज करूंगा टू रिफॉर्म द RUBP। तो इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इवेंट ओवर हियर, हाँ जी, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रीजनरेशन। सो दैट इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रीजनरेशन। और आप समझ भी सकते हो कि रीजनरेशन आप उसे क्यों कहते हो, क्योंकि आप रीजनरेट कर रहे हो वहां पे अपने RUBP को। तो ये 3 इवेंट्स याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बोक्सिलेशन कहां तक आएगा, सो याद रखना, जो आपका पहला स्टेबल कंपाउंड होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वहां तक जो आपका साइकिल होता है, वहां पे हम उसे बोलेंगे एज अ कार्बोक्सिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन, राइट। 3-PGA से मेरा जो G3P यहाँ पे बन रहा है, ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट, वहां तक का जो मेरा इवेंट है यहाँ पे, दैट इज ओवर हियर कॉल्ड एज योर रिडक्शन। और जब मेरा G3P यहाँ पे जो मेरा है यहाँ पे, उसमें से जब मैं वापस से बनाता हूँ मेरे यहाँ पे RUBP, कुछ यूज करके RUBP में बनाता हूँ, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीजनरेशन। तो ये 3 इवेंट्स आपको याद रखने हैं आपके केल्विन साइकिल के। दीज आर द 3 इवेंट्स व्हिच यू ऑल हैव टू नो ओवर हियर। क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक और चीज आप मुझे बताओ, बता दो कौन सा है। कौन सा कार्बोक्सिलेशन मेरा ये है। कार्बोक्सिलेशन मतलब जब मेरा CO2 आया, RUBP के साथ कंबाइन किया और उसने मुझे बना दिया सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड, दैट इज माय 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये था मेरा यहाँ पे सबसे पहला मेरा स्टेबल कंपाउंड। इतने इवेंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कार्बोक्सिलेशन। आप यहाँ पे कार्बन फिक्स करके हमने एक स्टेबल कंपाउंड आपको बना के दिया है, दैट इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। 3-PGA से G3P is something called as reduction and G3P में से RUBP is something called as your regeneration। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलिए, now let's understand few more things। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड आपका कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3-phosphoglycerate। हाँ, 3-PGA बोलोगे तब भी चलेगा। सुनो, 3-PGA बोलोगे तब भी चलेगा, बस याद रखना फुल फॉर्म क्या होता है, अपने दिमाग में याद रखना फुल फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट में 3-PGA बोलोगे तब भी चलेगा। सो दैट इज माय समथिंग, दैट इज समथिंग आई विल गेट टू हैव, लाइक 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब मुझे बताओ, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो आपको मिलता है, ये आपका सबसे पहला, इट इज माय फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दैट इज योर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। जब मुझे ये यहाँ पे मिला, मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले जो मेरा PGA मुझे यहाँ पे मिला है, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? एक PGA में कितने कार्बन होते हैं? 3 3 इज द राइट आंसर। एक सिंगल PGA के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे, इट इज मेड अप ऑफ माय 3 कार्बन एटम।
अब क्योंकि मेरा 3 कार्बन आइटम से बना हुआ होता है, सो आपको जो पहला स्टेबल कंपाउंड मिला वो किससे बना हुआ है? 3 कार्बन आइटम से बना हुआ है। तो याद रखना, इसलिए केल्विन साइकिल को आप इवन बोलते हो एज अ C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को आप इवन बोलते हो यहाँ पे एज अ C3 साइकिल। तो कई बार आपको केल्विन साइकिल भी आप बोल सकते हो, जैसे आप C3 साइकिल भी आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो C3 साइकिल? बिकॉज आपका पहला स्टेबल कंपाउंड जो आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज मेड अप ऑफ माय 3 कार्बन आइटम्स, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ C3 साइकिल भी आप इसे बोल सकते हो। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है? जो लोग बाकी के बच्चे हैं हमारे क्लास में, सबको? यस सर। Yes, sir. कोई भी वो मत रखना, डाउट मत रखना, जहन में पूछ लेना कुछ है तो सर लास्ट में क्या बोला अभी आपने? लास्ट में मैंने ये बोला कि देखो, आपका जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो आपका बनता है दैट इज माय 3 कार्बन कंपाउंड, है ना? वो आपका सबसे स्टेबल जो बनता है वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो क्योंकि आपका सबसे पहले स्टेबल कंपाउंड एक जो बनता है वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लाइक योर दैट इज योर पीजी है, तो इसलिए इस साइकिल को हम इवन कह सकते हैं एज अ C3 साइकिल। ये जो केल्विन साइकिल है इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ C3 साइकिल। वी कैन आल्सो कॉल इट ओवर हियर एज अ C3 साइकिल। ठीक है, तो ये क्यों C3? बिकॉज सबसे पहली चीज जो बन रही है, सबसे पहली स्टेबल चीज जो बन रही है वो 3 कार्बन आइटम से बनी हुई है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको अब। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, अब आप मुझे एक Yes, और चीज sir. आप मुझे बताएंगे, याद करके अच्छे से मुझे बताइए कि नाउ टेल मी, केल्विन साइकिल रन करने के लिए, केल्विन साइकिल रन करने के लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत होती है? ATP and ADPH is ATP and ADPH, 2 ATP and NADPH. एटीपी। बहुत सही, बहुत सही। ATP, NADPH2 CO2 एंड योर CO2। ये इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए आपके केल्विन साइकिल को सक्सेसफुली रन करने के लिए। ठीक है, CO2 तो आपने देखा वहां पे यूज हो रहा है, ये भी आपको वहां पे यूज किया जाता है। अब एक बात याद रखना, अब यहाँ पे ये चीज याद रखना कि जब आप एक CO2 को आप रन करते हो केल्विन साइकिल के अंदर, तो आपका खर्च होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। सो याद रखना, NADP या NADPH जो भी आप बोलना चाहो, सो याद रखना जब आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका रन करते हो तो आपका खर्च होता है आपके यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। इतने मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं आपका एक CO2 को आपका रन करने के लिए, राइट? अब आप मुझे बताओ, अगर एक CO2 को रन करने के लिए इतना खर्चा हो रहा है तो 6 CO2 को साइकिल में रन करने के लिए कितना खर्चा होगा, बताइए? 18 ATP and 12 NADPH. and 12 NADPH. बहुत सही, 18 ATP, हाँ जी, 18 ATP एंड 12 12 NADPH. NADPH। So that is the investment you need to have। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक शुगर बनाने के लिए कितना खर्चा हो जाता है आपका एनर्जी का, तो आपको ये याद रखना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक शुगर बनाने के लिए इतना आपको इन्वेस्टमेंट लग जाता है, 18 ATP और 12 NADPH2 आपके यहाँ पे लग जाता है टू फॉर्म योर शुगर मॉलिक्यूल। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक CO2 साइकिल रन करने में कितने ATP और NADPH लगते हैं, देन आपका आंसर सिंपल होगा 3 ATP एंड योर 2 NADPH। इतना बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? सो याद रखना, एक ग्लूकोज बनाना सस्ता काम नहीं होता, इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। और आपको मालूम है, आप ये बात जानते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सारे ATP और NADPH आ कहां से रहे, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइट रिएक्शन के हम मिलते हैं, लाइट रिएक्शन से एक बिल्कुल कीमोस्मोटिक थ्योरी में मिलेगा, एंड जो हाँ जी। NADPH होगा वो NADP जब रिडक्ट हो जाता है उसके बाद मिलेगा। बस बस बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। यस, दैट इज समथिंग, ये आपके वो इवेंट्स हैं। अरे NADPH I've written over here only P NADPH, so that is something you have to know। तो ये आपको इतना इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके यहाँ बनाने के लिए। ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। दिस इज आई वुड से दिस इज अ much more important calculation than any of other calculation, so that is something you have to know, right? तो क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है,
तो याद रखना कि कितने में CO2 आपको लग जाता है और किस में से क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अब मुझे आप हैंड रेज करके बताइएगा इसका आंसर। इसके पहले कि हम थोड़े MCQ यहाँ पे सॉल्व करें, आप एक दो मुझे क्वेश्चन बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए आप लोग कि आपका रीजनरेशन वाला स्टेप कौन सा होता है। हैंड रेज करके बता दीजिए बेटा, जल्दी से हैंड रेज करके, ताकि हम फटाफट आंसर लेके आगे बढ़ सकें। सो बताइए प्रिया, क्या होगा रीजनरेशन वाला आपका स्टेप। जब हम G3P से RUBP में जाते हैं। ठीक है, दैट इज रीजनरेशन, बस मुझे इतना ही जानना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप कौन सा होगा, कौन बताना चाहेगा कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप। अनिल मरेंतो शर्मा, बेटा आप बताइए। आप नहीं है क्या बेटा क्लास के अंदर? यस सर, यस सर। आपकी आवाज कटी बेटा, आपका नाम क्या है? न्यू स्टूडेंट नेटवर्क। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ पहले, तो नाम बताओ पहले, नाम जानना है। अच्छा ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, इस कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? बताइए सलम, आप बताइए, आवाज कट रही शायद उनकी, बताइए। सर CO2 से जाते हैं 3 PGA। वो इवेंट को हम कह रहे हैं वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, राइट, सही बात है आपकी यहाँ पे। मुझे बताइए ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कितने बार साइकिल रन करना पड़ेगा? सर 6 बार। 6 बार, ठीक है। 6 times. राइट, ठीक है, सही बात है। आरुषि मुझे ये बताइए, आरुषि मुझे ये बताइए आप कि आपका जब मेरा एक CO2 मॉलिक्यूल साइकिल रन करता है तो कितने ATP और कितने NADPH खर्च होते हैं आरुषि? सर हाँ जी, 18 ATP और 12 NADPH2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी बात याद रखनी है। अभी इसको थोड़ा सा हम कंफर्म करते हैं, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देख के। एक दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यू हैव दिस क्वेश्चन 41, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर करने के लिए, जल्दी जल्दी। Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है आपकी थ्योरी? सो हैंड रेज आपने, कुछ लोगों ने, 3 लोगों ने हैंड रेज किया, बस 3 लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद है, बस 4, ओनली 4। हाउ इज दैट एक्सेप्टेबल? बताइए इशिता, क्या होगा इसका आंसर? इशिता कुमारी बताइए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप पता नहीं, आप डी कह रहे हो, ठीक है। सलम कुमारी आप बताइए। सर ऑप्शन बी। C. ऑप्शन बी? कैसे ऑप्शन बी? सर मैं बताऊं? बेटा आपका नाम क्या है? सर मोनिका, मैंने दूसरी आईडी से किया आज ज्वाइन। अच्छा, आप ही हो वो अनिल, अच्छा ठीक है। मोनिका बताओ क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पलक आप हैं क्लास में? पलक है क्लास में? पलक नहीं है क्लास में? Yes, sir. बेटा आप भी बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर? Sir, option D. पक्का? अरे सही आंसर है बाबा, सही आंसर है, लाइक कॉन्फिडेंस से बोलो आप लोग। ऑप्शन डी, प्रोटॉन ग्रेडियंट तो होता है बेटा, याद करो। आपके प्रोटॉन इकट्ठा हो जाता है आपके ल्यूमेन के अंदर, राइट, और फिर उनको जाना होता है बाहर स्ट्रोमा के अंदर, तो उनका एक ही रास्ता होता है जाने का। क्या होता है रास्ता, बताओ सब लोग अनम्यूट करके, व्हाट इज द एटीपी रास्ता? सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस एक्शन F0 कॉम्प्लेक्स एंड इसका रीजन कहते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स, वहां से वो पास होगा एंड देन यू विल गेट एटीपीज ऑन द अदर साइड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए, अब ये अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ाई की है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज करके इसका आंसर बताइए। जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज। चलिए बहुत बढ़िया, साक्षी नायक बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? बेटा देखो यहाँ पे साक्षी, एक बार मैं आपको फिर बोलूंगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा इन लोगों ने, पहला स्टेबल प्रोडक्ट। साक्षी अब आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको वापस हिंट दे दी थोड़ी सी। ऑप्शन सी। ओके, वर्षा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ठीक है, एंड कोमल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। कोमल मुझे ये बताइए, जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जिसे हम इवन कहते हैं एज 3PGA, इसको हम इवन 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कोमल की इसमें कितने कार्बन एटम लगे होते हैं? 3। यस, इसमें आपके 3 कार्बन एटम लगे होते हैं। और जब एक CO2 आता है तो मुझे कितने मिलेंगे? 3PGA।
2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। एक और क्वेश्चन है, आप लोगों को हैंड रेज करना पड़ेगा आंसर देने के लिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फॉर एसिमुलेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड इन अ फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2 आर। कितने ATP और NADPH2 यहाँ पे लग जाते हैं आपके एक CO2 को रन करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए? तो हैंड रेज करके आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक CO2 को रन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जल्दी बेटा हैंड रेज करिए। वंशिका बताइए, वंशिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। वंशिका को ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे। फिर मुझे जानना है आंसर। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। मुस्कान को ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन मैं वापस पूछना चाहूंगा, सलम आप बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहे हैं सलम यहाँ पे, ठीक है। कृतिका क्या लग रहा है आपको? जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा बेटा, देखो यहाँ पे एक CO2 है। जब वन CO2 रन करेगा, याद रखना बेटा, जब वन CO2 रन करेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 ATP, हाँ जी 3 ATP एंड 2 NADPH का होता है, ठीक है। इतना इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे लग जाता है। आपने जो 18 ATP और ये 12 ATP जो बोला ना आपका, ये तो आपका 6 CO2 के लिए है। अगर आप पूरे के पूरे 6 CO2 मॉलिक्यूल अगर आप रन करते हो तो आपका उतना इन्वेस्टमेंट आपका होता है कि 18 ATP आपके लग रहे हैं और आपके 12 यहाँ पे लग रहे हैं आपके NADPH। सो दैट इज वाई ये तो आपका आंसर तब आएगा जब बोलेंगे वो लोग कि 6 CO2 मॉलिक्यूल रन किया तो क्या होगा, ठीक है। बाकी अभी तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, बिकॉज इट्स ओनली 1 CO2 मॉलिक्यूल। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, 44 का भी आंसर आपको हैंड डिस्क करना पड़ेगा, वैसे आप नहीं बता सकते, आपको हैंड डिस्क करना पड़ेगा आंसर देने के लिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल ऑपरेट्स फॉर, कितने बार केल्विन साइकिल ऑपरेट करेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए? कौन बताएगा, कौन बताएगा? अंशिका, अंशु बताइए। सर ऑप्शन सी। अंशिका, अंशु कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं दूसरों से भी आंसर पूछूंगा। पलक बताइए। सर 6 टाइम्स। ओ, अब 6 टाइम। वंशिका? सर 6 टाइम्स। ऑलराइट। Is Kritika Kapoor with what was the name of that? Kashish Kapoor. Kashish Kapoor class में है, नहीं है? Kashish is not there in the class. Okay. All right. So yes, it is going to be a 6 times. 6 times is going to be a correct answer over here. 6 times आपका यहाँ पे रहता है। 6 बार आप ऑपरेट करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे। 6 बार आप रन करते हो साइकिल को, तब जाके आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप यहाँ पे बनता है, ठीक है। देन अब ये भी ध्यान से आंसर करना, ये भी आप कर सकते हो, ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज, C3 प्लांट्स मतलब वो C3 साइकिल की ही बात कर रहे हैं। जिन प्लांट्स में ये साइकिल होता है इसे हम कहते हैं C3 प्लांट्स। तो C3 साइकिल के लोग बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो सबसे पहले जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, जो मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ CO2 कंबाइन करता है, जिसको CO2 एक्सेप्ट करता है, सॉरी हु इज बीन एक्सेप्टेड बाय द, जिसको CO2 एक्सेप्ट करेगा, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका कौन सा होगा? मुझे कुछ नए नाम चाहिए यहाँ पे। कृतिका कौंडल आप बताना चाहेंगे? नहीं बताएंगे आप, ठीक है। फिर कोई और, लेट्स से आरुषि आप बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप कह रहे हो यहाँ पे। एक और आंसर मुझे चाहिए। लेट्स से बताइए, मोनिका आप बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा ठीक है। अच्छा मोनिका, आपने ऑप्शन डी क्यों बोला यहाँ पे? सर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को तो सबसे पहले एक्सेप्ट तो RUBP करेगा ना, ये तो DP है। अच्छा, आपका लॉजिक अच्छा था, लेकिन अच्छा मैं आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है। RUBP का फुल फॉर्म जो होता है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी राइबोलोज बाइफॉस्फेट। बाया बिसफॉस्फेट, ठीक है। दैट इज RUBP का फुल फॉर्म। RUBP होता है क्या होता है? RUBP मीन्स राइबोलोज डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। अब आप बताओ कि अगर मेरा यहाँ पे बाइफॉस्फेट है और अगर मेरा यहाँ पे डाइफॉस्फेट, तो मतलब यहाँ पे सेम ही रहेगा। बाय मतलब 2, डाई मतलब भी 2, ठीक है। तो अगर RUDP आए ना, तो उसे आप टिक कर देना एज अ सही आंसर, राइट। क्योंकि ये पुरानी बुक्स के अंदर वो लोग RUDP यूज करते थे, आज के जमाने में आज के बुक के अंदर वो RUBP यूज करते हैं। बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज RUDP मीन्स डाइफॉस्फेट और RUBP जो आपका होता है दैट इज बाइफॉस्फेट। तो याद रखना, RUBP इज इक्वल टू RUDP, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो ये बात अब याद रखना, ये पुराने बुक्स में लिखते थे। देखो भाई, पेपर भी काफी पुराना है, ये टाइम पे तो मतलब बहुत ही पुराना पेपर है। तब तो सचिन तेंदुलकर भी 25 ईयर्स का होता होगा। सो या
दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। अच्छा, इसका आंसर आप बता सकते हो, मुझे इसका आंसर बता दो। द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन इन द C3 प्लांट इज, अगेन हैंड रेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसका आंसर पता है कौन बताएगा? मोनिका बताएगी इसका आंसर। मोनिका क्या होगा इसका आंसर? मोनिका बताइए। हाँ मोनिका, आपको ही पूछ रहा हूँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर 48 का। ठीक है, तब तक वर्षा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं Sir, बोलूं? B. ऑप्शन बी कह रहे हैं वर्षा यहाँ पे। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। बी ही है बाबा, बी ही है, राइट। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। वही क्वेश्चन को यहाँ पे एक तरीके से वापस घुमा के पूछा हुआ है। सो रैबुलोज 1,3 डाइफॉस्फेट, ठीक है, दैट इज RUDP। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ओवर हियर विल बिकम द करेक्ट आंसर। सो यस, याद रखना ये आपका होता है पहला Option D. एक्सेप्टर आपका CO2 का लाइक दौरान। हाँ जी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप मोनिका, अब आपको ये क्लियर है। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। मोनिका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर एक और क्वेश्चन 52, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CO2 joins the photosynthetic pathway in, आपका कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक पाथवे में कब ज्वाइन करता है? ABCD आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। बताइए सलम, क्या होगा आपका आंसर? Sir, light reaction. सलम आपको मिलते हैं इसके लिए -25। अब ये -25 हम लोग कट करेंगे आपके संडे वाले टेस्ट में से। चलिए, और कोई? साक्षी आप बताइए। अरे आप मुझे क्वेश्चन आप समझो ना आप लोग। बेटा पहले तो साक्षी को भी हम यहाँ पे देंगे हमारे -25, आपकी भी कट करेंगे हम संडे वाले टेस्ट में से। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन्स द फोटोसिंथेटिक पाथवे। वो पूछेगी कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्वाइन करता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का पाथवे? कोई तो सही आंसर दे। मुस्कान बताइए क्या आंसर? ऑप्शन डी। डार्क रिएक्शन यहाँ पे The ना। dark reaction. अरे हम लोग जानते तो है डार्क रिएक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है? केल्विन साइकिल होता है। दैट इज गोइंग टू बी द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल के दौरान याद रखना कि आप क्या करते हो, इसी दौरान आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो? आपका CO2, CO2, ATP, NADPH and ATP. राइट। बस इतनी चीजें आपने यहाँ पे यूज कर, तो CO2 इन्वॉल्व कब हो रहा है? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। उसके लिए तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आया? सलाम, साक्षी, क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, इसे मैं अभी करा नहीं रहा यहाँ पे, ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं। सो आई होप केल्विन साइकिल इज नाउ क्लियर टू यू, और नीट वाले क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे बन के हो रहे हैं। तो दिस स्टोरी आप यहाँ पे रखना। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आई होप ये यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं है। कोई डाउट है या नहीं है? यस सर। Yes. ऑलराइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक कहानी सुनिए और उसे समझिए। यहाँ पे C3 साइकिल क्या होता है अब आपको मालूम है, और जिन प्लांट्स में आपको ये साइकिल मिलता है, जो जनरल आपके प्लांट्स जो आपके घर के आसपास को मिल जाते हैं, दे आर ऑल माय C3 प्लांट्स, राइट। तो C3 साइकिल क्या होता है आपको ये बात अब मालूम है, और जिन प्लांट्स में आपको ये साइकिल मिलता है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ C3 प्लांट्स। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, काफी लाइक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ गर्मी ज्यादा कहाँ पे होती है? इंडिया में होती है या कनाडा में होती है गर्मी? कनाडा। India. इंडिया में होती है बाबा, इंडिया में ज्यादा गर्मी होती है। कनाडा में तो माहौल अच्छा रहता है। आप देखो इंडिया में पसीने वसीने छूट रहे होते एकदम लाइक बिल्कुल। अब आपके वहां पे नहीं होती ना गर्मी, दैट इज व्हाई यू आर लाइक कि कनाडा, यू लिव इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज लाइक अ कनाडा, से इसका लोग ये नहीं कि इंडिया में गर्मी नहीं होती। ओके, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको आपका मालूम है कि आपका ग्लोब कैसा होता है, यू नो हाउ योर प्लैनेट इज, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेटर कहाँ पे आता है, तो इक्वेटर कहाँ पे आएगा? सेंटर में। सेंटर में। बीच में। अभी आपने इसका आंसर गलत दिया था ना, मैंने आपके ज्योग्राफी टीचर को फोन लगाना था डायरेक्ट, ये क्या हो रहा है। सो योर इक्वेटर विल कम इन द सेंटर। ठीक है, आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, देखा होगा
कि ये जो आपका जो एरिया होता है ना, ये वाला इक्वेटर के पास वाला एरिया जहाँ पे इंडिया भी आता है, दैट इज द, गर्म। अरे सुनो, हाँ वो बात सही है आपकी, ज्यादा गर्म नहीं होती है, दैट इज अ ट्रॉपिकल बेल्ट। ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट, यहाँ पे आपका इंडिया भी आ रहा है, मतलब एशिया की सारी कंट्रीज आ रही है, फिर मिडल ईस्ट की कुछ एरियाज आ रहे हैं, देन अफ्रीका के कुछ एरियाज आ रहे हैं, राइट, सहारा डेजर्ट भी इसके अंदर ही आता है आपका, सो काफी सारा एरिया आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट में गर्मी रहती है ज्यादा, राइट, कनाडा और ये सब तो ऊपर ही आएगा, अगर आपको याद हो तो कनाडा यूएसए तो सब आपको ऊपर आएगा, है ना, वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती है, होती है लेकिन ऐसी गर्मी नहीं होती जैसे हमारे यहाँ पे होती है, राइट। अब आप लोगों ने तो कभी इमेजिन देखी नहीं है शायद, इसलिए आपको आइडिया नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लाइक वार्मर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। अब होता क्या बेटा कि आपका जो ऊपर वाला जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं टेम्परेट वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज योर टेम्परेट वाला एरिया। नीचे वाले एरिया को भी हम यहाँ पे जो होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट। ओके, इतनी स्टोरी पहले आप याद रखो। आपने पता है हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को, व्हेन वी वर स्टडीइंग द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपने एक चीज देखी थी, हमने किया था समथिंग नोन एज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. Right? यस सर। Yes, sir. उसमें पता है हम लोग बोलते थे कि हमें टेम्परेट एरिया में हम मिलता है हमारा काफी क्लियरली देखने के लिए हमारा स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, डार्क लाइट बैंड हमें काफी क्लियरली मिलेंगे हमारे टेम्परेट एरिया। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बोला करता था Yes, मैं, sir. Yes, sir. तो वही Yes, sir. टेम्परेट एरिया में सारे आपकी यूरोपियन कंट्रीज आती है, कनाडा आता है, यूरोपियन कंट्रीज आती है, रशिया, ये सब आपका हो गया टेम्परेट एरिया में, ठीक है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक बात समझिए, जो ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, एक सेकंड रुकिएगा, जो ट्रॉपिकल बेल्ट आपका होता है यहाँ पे, बस एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल बेल्ट पे आपका टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है, इट इज अ वार्मर एनवायरमेंट, इट इज अ वार्मर टेम्परेचर। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली आपकी ज्यादा गर्मी होती है कंपेयर टू योर टेम्परेट एरियाज। इतनी ही बात याद रखो, एक काम करो, इतनी ही बात फिलहाल याद रखो कि यू हैव अ वार्मर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट कंपेयर टू द टेम्परेट एरियाज, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी और फिर आप यहाँ पे समझ पाओगे कि दूसरे दूसरे प्लांट्स क्या होते हैं। अब देखो इस चैप्टर में जो अब इंपॉर्टेंट दो चीजें यहाँ पे बाकी है ना, टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज योर C4 पाथवे, जो आपने स्कूल में शायद अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, एंड देन यू हैव अ फोटो रेस्पिरेशन। हमें ये समझना है ये पाथवे कैसे प्लांट्स में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और इनका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। सो विल ट्राई टू सी देम। सो ये दो चीजें अभी हमें पढ़नी है इसके अंदर जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्लासेस मिस ना करें, राइट, जो आप वैसे भी नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप C3 प्लांट्स को जरा, C3 पाथवे को, सॉरी या केल्विन साइकिल को आप एक बार ध्यान से जाके पढ़ लो खुद से। अब देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी में उन्होंने एक पिक्चर दी होगी जो काफी सिंपल होती है, देखो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपकी। ये आपका कार्बोक्सिलेशन आपका यहाँ पे हो रहा है पहले, जहाँ पे आपको बनेगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर होता है आपका रिडक्शन, आपको मिलता है आपका ट्रांस फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ योर ग्लिसराइलडिहाइड ट्रीफॉस्फेट, और फिर आपका रीजनरेशन होकर आपका रीजनरेशन करके आप वापस बनाते हो आपका यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट, ठीक है, या बिसफॉस्फेट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे रखनी है याद, राइट, मतलब जो डिटेल में बताई थी वो वाली स्टोरी याद रखना, राइट। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट देन, नाउ टेल मी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? Option B. Roma. Option Option C. C. Option B. Option C. Option C. राइट, ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। इन फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर मत बताना, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका आंसर आप लोग अभी यहाँ पे बताएंगे नहीं मुझे, ध्यान से रुकिएगा, अरे नहीं चैट में भी नहीं बताना है आपको, ना ही एंड्रेस करना है, इसका आंसर आप मुझे देंगे पोल के अंदर। तो चलिए फटाफट हम लोग पोल रन करते हैं एंड फिर हम लोग क्लास को रैप अप करते हैं। सो 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए सब लोग यहाँ पे। हाँ इट हैपेंस ना, आई हैव टू एक्चुअली आस्क यू कि रुक जाओ क्लास में। ओके स्ट्रेट मिनट, चलिए हमारा पोल यहाँ पे हम रन करेंगे।
और चलिए पोल आपका लॉन्च हो चुका है यहाँ पे, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन बता हाँ आ गया क्वेश्चन आ गया। हाँ बताइए। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, बताइए। लाइट इंडिपेंडेंट पूछा है इन लोगों ने, लाइट इंडिपेंडेंट, समझिए इस बात को। चलिए सब लोग आंसर करिए, सब लोग। सलम ट्राई करिए बेटा, आपका भी अपडेट किया होगा तो शायद आपका भी अब आंसर आ जाएगा। नहीं सर, इस फोन पे है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। वेरी गुड। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि सबने यहाँ पे आंसर कर दिया होगा, ठीक है। अब सबने यहाँ पे आंसर कर दिया हो तो आप मुझे अनम्यूट करके आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। फोटोसिंथेसिस 1। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो क्या पूछा है इन लोगों ने। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब जिसको लाइट की जरूरत नहीं है। कौन सा रिएक्शन होता है जिसको लाइट की जरूरत नहीं होती? तो याद रखना उसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा स्ट्रोमल मैट्रिक्स। स्ट्रोमा ही तो होता है बेटा, स्ट्रोमा ही तो होता है जहां पे आपको डार्क सेक्शन होता है, जहां पे आपको लाइट की जरूरत नहीं होती। सो आप लोगों ने ऑप्शन बी किया होगा, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ पे। 7 लोगों ने ऑप्शन बी किया हुआ है, काफी लोगों ने अलग अलग आंसर किए हुए हैं यहाँ पे। ओके राइट, आप लोग आई थिंक कंफ्यूज हो गए, बट स्टिल ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड बी ओवर हियर। ऑलराइट देन चलिए लेट्स रैप अप द क्लास, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग